जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस आज के नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिविजन करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग रिविजन करने वाले हैं बिहार दरोगा के पिछले 23 वर्षों में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखते हैं 2 दिसंबर 2001 में पूछे गए प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। महान वृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी राजनेता, उद्योगपति तथा शिक्षाविद थे। इन्हें भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्होंने वर्ष 1851 में गुजराती भाषा में राष्ट्र गुफ्तार नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। तो आपको यहाँ ध्यान देना है, राष्ट्र गुफ्तार ये 1851 में इनकी साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित होती थी। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक की बात करें तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले वे प्रथम भारतीय थे। ठीक है, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है और सुधार समिति की स्थापना इन्होंने 1887 में इंग्लैंड में की थी, ये भी आपको याद रखना है। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे। ये 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ पुस्तक लिखा गया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी 19वीं शताब्दी के विद्वान कवि तथा उपन्यासकार थे। उन्होंने 1870 के दशक में प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना की, जिसे वर्ष 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह, जो कि 1763 से लेकर 1800 ईस्वी तक चला था, इसमें उल्लेख किया गया है। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख ये आनंद मठ में किया गया है। बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यह विस्थापित किसानों और धार्मिक भिक्षुओं के नेतृत्व में विस्थापित सैनिकों का विद्रोह था, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने कुशल दिया था। इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो कपाल, कुंडाला, मृणालिनी, आनंदमठ आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गरम दल, नरम दल, ठंडे दल से अलग कब हुए थे? उग्रपंथी यानी कि गरम दल, नरमपंथी किसको कहा गया है? तो ठंडे दल को। तो ये अलग कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1907 ईस्वी में अलग हुए थे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया। विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता था। ठीक है, उग्रवादी रास बिहारी बोस को अध्यक्षता बनाना चाहते थे, जबकि उग्रवादी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। यही मुख्य वजह था अलग होने का। अंततः उदारवादी नेता रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है, 1907 आपको डेट ध्यान रखना है। 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है श्याम कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंडिया हाउस की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना था। तो ये होम रूल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रसार करना। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था, जिसके लिए 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पारित किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था।
अखिल भारतीय आंदोलन था जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। तो किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो आपको ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? राइट आंसर है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ये नरमपंथी थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, ये 3 प्रमुख नेता थे गरम दल के। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी था। ये संवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। इनमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता आदि प्रमुख थे। ठीक है, तो नरमपंथी में आपको ध्यान रखना है फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी। ये संवैधानिक तरीके से ब्रिटिश सरकार के समक्ष सुधार करवाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने वर्ष 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पृथक रूप से की थी। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पुणे में अप्रैल 1916 में की थी, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बप्तिस्ता ने की थी, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में अडयार यानी कि मद्रास में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इंडियन नेशनल यूनियन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी, जिसकी स्थापना हेनरी कॉटन द्वारा 1884 ईस्वी में की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है, हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था है इंडियन नेशनल यूनियन, 1884 में हेनरी कॉटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की घोषणा 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन में कर दी थी। ठीक है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी तथा 26 जनवरी 1930 ईस्वी का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सितंबर 1946 में हुई थी अंतरिम सरकार की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? राइट आंसर है ऑप्शन सी कमीशन के किसी भी सदस्य भारतीय न होने का कारण यही था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेसियों ने इसे वाइट मैन कमीशन कहा और देश भर में इसका विरोध हुआ। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को इस आयोग की स्थापना हुई थी। इस आयोग का कार्य इस बात की सिफारिश करना था कि क्या भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाए। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। ठीक है, तो मुख्य कारण यही था कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे इनके सदस्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन क्यों किया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो महात्मा गांधी के द्वारा देखिए आमरण अनशन करने का रीजन था ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा करना, ये मुख्य कारण था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वर्ष 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजी मैक्डोनाल्ड द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीय पारसी दलितों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधान मंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई। यह प्रणाली दलितों पर विशेष रूप से लागू थी। इसका विरोध हेतु गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 ईस्वी को आमरण अनशन एरवदा जेल यानी कि पुणे में प्रारंभ किया था। परिणामतः पुणे पैक्ट संपन्न हुआ। कब हुआ था? तो ये 24 सितंबर को, 4 दिन बाद 24 सितंबर 1932 को संपन्न हुआ था। ये अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में गद्दर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। तो कोई भी ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, लाला हरदयाल के द्वारा
हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी सैन फ्रांसिस्को में। डेट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1913 आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य की बात करें तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों को संगठित करने के लिए हुई थी। गड्ढा पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो ये संस्थापक व अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना आपको याद रखना है, ठीक है। केसर सिंह उपाध्यक्ष और लाला हरदयाल महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार 1913 ईस्वी में उर्दू में निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो चलिए देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बम्बई अधिवेशन में किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी गांधी जी के द्वारा। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। देखिए, राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का कार्यपालक अध्यक्ष तथा राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति है, ठीक है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में है। 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ठीक है। और 72 भी याद रखिएगा, जो कि बहुत बार पूछा गया है, ये समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हुई, ये योग्यता नहीं है। बाकी की सभी योग्यता है, जैसे कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए, उसमें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक है। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर की जानी चाहिए। 1 महीने के अंदर की जानी चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जो संविधान के भाग 18 में, ठीक है। ये अभी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि किस भाग में संविधान संशोधन की बात है। तो ये अनुच्छेद 18 है, ठीक है। 352 से लेकर 360 तक उल्लिखित, जिसमें 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की बात की गई है। यहाँ पर आयात नहीं होगा, आपात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद है क्या है मंत्रिपरिषद? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट से छोटा निकाय है मंत्रिपरिषद। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74 केंद्रीय मंत्रिपरिषद का वर्णन करता है। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार के मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल का वेतन आता है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें तो ये भारत की संचित निधि से। राज्यपाल वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेषाधिकारों का उपयोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल परिलब्धियों भत्ते एवं विशेषाधिकार अधिनियम 1882 में विनिर्दिष्ट हैं। वर्ष 1887 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यपाल की परिलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 158(3)(4) में ये बात है, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते की संचित निधि से दिए जाएंगे, राज्य की संचित निधि से दिए जाएंगे। और अभी करंट में कितना वेतन है? तो ये 3.5 लाख रुपया है राज्यपाल का वेतन। भारत का प्रधानमंत्री, राइट आंसर है, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है भारत का प्रधानमंत्री। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संसद में सामान्यतः बहुमत दल को ही सत्ता दल कहा जाता है, जिसके संसद सदस्य किसी एक सदस्य को, वह संसद हो अथवा सत्ता दल का कोई सदस्य हो, प्रधानमंत्री पद के लिए अपने सत्ता दल का नेता स्वीकार करते हैं। वह बहुमत दल का अध्यक्ष भी हो सकता है। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय सांसद
न होने पर उसे 6 माह के अंदर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना आवश्यक है। ठीक है, अगर सदस्य नहीं भी हैं तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य के रूप में निर्वाचित होना चाहिए, अन्यथा उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है, हाँ हो सकता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये किस संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा अनुच्छेद 153 में से एक परंतु जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये पहले नहीं था, इसे संशोधन करके जोड़ा गया था। अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल का परीक्षा देंगे तो उसमें ये पूछा जाएगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को हटाने का सिफारिश कर सकता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के बारे में प्रक्रिया व प्रावधान अनुच्छेद 317 में दिया गया है, जिसके तहत संघ तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल राष्ट्रपति यानी कि राज्यपाल नहीं के आदेश पर उनके पद से हटाया जा सकता है। जब कदाचार से संबंधित अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने का कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है, तब वह अनुच्छेद 145 के प्रावधान के अनुरूप मामले की जांच करता है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट यानी कि सलाह जो कि बाध्यकारी होता है उसे भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा की जाती है। न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था है। साथ ही न्यायिक पुनरावलोकन पुनरीक्षण की व्यवस्था भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है ये न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि पुनरीक्षण की व्यवस्था यूएसए के संविधान से भारत में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त हैं? क्या प्राप्त हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तो ये राज्यों को प्राप्त है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, राज्यों का संघ के रूप में वर्णन करता है, अनुच्छेद 1 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग एक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं? कहाँ से लिए जाते हैं? राइट आंसर है, मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, लोकसभा से लिए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसकी कृतियों के संचालन एवं शक्ति के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसके अधिकतर सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं, किंतु यह प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। परंपरागत रूप में ऐसा पालन किया जाता है। सामान्यतः लोकसभा में जिस पार्टी का बहुमत होता है सरकार उसी की बनती है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे, राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि वे अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए विधायिका संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अंततः यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि यदि मंत्रिपरिषद के किसी एक सदस्य के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो क्या उस दशा में संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। तो हाँ, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना त्यागपत्र देना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से निकाल दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, जो कि अब एक विधिक अधिकार है, इसे 300 कम में रखा गया है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर एक विधिक अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 300 कम में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, धनबाद से घटी थी। 26 सितंबर 1995 को गजली टांग कोलियारी खदान यानी कि धनबाद में एक विनाशकारी घटना घटी जिसमें 439 लोग मारे गए थे। तो ये करेंट अफेयर्स है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को कर दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान देने योग्य बात नहीं है। देखिए, विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था, तो ये ध्यान देने योग्य बात नहीं है। सीरिया नहीं क्वालिफाई किया गया था। तो अभी आप करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरह से पहले प्रश्न पूछे गए हैं, इसी को अपडेट करके आपको याद रखते जाना है। आगे के प्रश्नों को देखते हैं फ्रेंड्स। 2001 में संगीत के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था। ऑप्शन ए राइट आंसर है, आशा भोसले को मिला था। और अभी किसे मिला है आपको ध्यान रखना है। तो 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड 28वां राज्य है, जो कि 15 नवंबर 2002 को गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभी तक किसी ने नहीं जीता है। रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। ठीक है, हाँ, एक बात और यहाँ पे ध्यान देने योग्य है। देखिए, 2009 में राइबोसोम की संरचना व कार्यप्रणाली पर खोज के लिए भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, भारतीय नहीं थे, भारतीय मूल के अमेरिकन थे, वेंकटरमन रामकृष्ण के साथ थॉमस स्टिच अमेरिकन तथा अदा यानोथ महिला है, ये इजराइल को दिया गया था। तो ये भारतीय मूल के थे वैज्ञानिक। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताना है। ऑप्शन डी, डिक नेची। तो ये आपको याद नहीं रखना है। अभी करंट में कौन है, तो ये है कमला हैरिस। ठीक है, कमला हैरिस है। इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का 4 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शबाना के द्वारा प्राप्त किया गया है। शबाना आजमी ने 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया है। इन्हें 1975, 1983, 1984 और 1985, 1999 में यह पुरस्कार मिला। वर्ष 1988 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है शबाना आजमी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, असम के साथ संबंधित है। ये असम का लोक नृत्य है बिछुआ। ठीक है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है असम का बिछुआ। और असम का एक और बहुत ही फेमस नृत्य है बिहू, जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, ये आपको ध्यान देने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो आप सभी को पता है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला को। ये
एकमात्र अफ्रीकी नेता हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। ये कौन से अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, तस्लीमा नसरीन। ये लज्जा उपन्यास के लेखक हैं। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है, देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना अप्रैल 2002 से प्रारंभ हुई थी। अप्रैल 2002 से 2007 की अवधि तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान। ये 3 राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से चारों ओर वध कौन सा राज्य है? भूमि से चारों ओर वध यानी कि लैंडलॉक्ड कौन सा राज्य है इनमें से? तो देखिए गुजरात में तो ये तो समुद्री सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये बिहार ही है। ठीक है, बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, ये पश्चिम बंगाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र यानी कि 8 के अंतर्गत आता है? डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत, ऑप्शन बी राइट आंसर है, बिहार डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई थी। भारत में 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिनमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। ठीक है, सेकेंड पिन में यूपी और ये उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में 2 जलवायु मुखी द्वीप हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नारकोंडम और वैरम। ये 2 द्वीप हैं ज्वालामुखी है, यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने गुणा के अंतर में रहता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 मिनट के अंतर में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भागों में नहीं बांटती है, तो ये कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा है। ठीक है, बाकी के ये 3 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यह नहीं की बात हो रही है, तो आपको उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन महत्वपूर्ण है, देखते हैं। देखिए कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर गिलूपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो 23:50 अक्षांश से होकर जाती हैं। यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब रहती है? ऑप्शन डी राइट आंसर है, 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी रहती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी की बात करें तो ये 4 जुलाई को रहता है। 3 जुलाई को न्यूनतम और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी रहता है, आपको ध्यान रखना है। कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोनों और बस सकते हैं, लेकिन बस का कारण नहीं है, तो ये नहीं, दोनों है। काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। ये मिट्टी भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र में विकसित हुई है। ठीक है, कारण नहीं है लेकिन सही है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ये विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,